अध्यक्ष, स्पीकर, उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर, सभापति, चेयरमैन एंड उपसभापति, वाइस चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, इनके सबके वेतन एंड अलाउंस भत्ते। ठीक है, यहाँ तक की बात। इसमें यह था आपका 98 में क्या था कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सचिवालय क्या होंगे रे, अलग अलग होंगे। एक चीज याद रखना रे, जो सचिवालय होते हैं इनका जो मेन अधिकारी होता है उसे कहते हैं महासचिव। उसे क्या कहते हैं रे, महासचिव। और इस महासचिव की नियुक्ति लोकसभा में तो अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में सभापति करता है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है, थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्या पता कोई पूछ ले कि जो सचिवालय होते हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष कौन होता है उनका, महासचिव। दोनों की नियुक्ति लोकसभा का सचिवालय तो अध्यक्ष कर देगा, और यदि राज्यसभा का सचिवालय तो कौन कर देगा आपका, सभापति कर देगा। 99 सांसदों की शपथ। नहीं, ये लाइन गलत ऐसे नहीं लिखी जाएगी। सांसदों को शपथ लेना अनिवार्य है। क्योंकि यदि आप सांसदों की शपथ लिखते हो वो तो शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 3 में है। ठीक है, सांसदों को शपथ लेना अनिवार्य है। इसमें ये लाइन लिखी हुई है, वो भी किसके अनुसार, शेड्यूल 3 के अनुसार। जो अनुसूची 3 में जो लाइन लिखी हुई है उनके अनुसार आपको शपथ लेना क्या है, अनिवार्य है। और किसके सामने लेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट का, कौन होता है वो, प्रोटेम स्पीकर, उसके सामने। आर्टिकल नंबर 100 गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति में मेनली कितनी बात की जाती है, 10% या 1/10वां भाग। लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के नियमों के अनुसार कितनी है, 1/3। ठीक है, और 101 क्या कहता है, जो पद हैं उनके स्थान कैसे खाली हो जाएंगे, तो वो उनके प्रोविजन मैंने आपको कल बताए थे। राज्यसभा लोकसभा दोनों से निर्वाचित हो गया है, या तो 10 दिन में खाली करे कोई भी एक पद, अन्यथा राज्यसभा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा की 2 सीटों से आ गया है, या तो 10 दिन में खाली कर दे एक सीट, यदि एक सीट भी खाली नहीं करता दोनों सीट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। एमएलए एंड एमपी दोनों से नियुक्त हो गया है, तो एक सीट खाली कर दे, अन्यथा एमपी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टाइम कितना है यहाँ, 14 डेज। यहाँ टाइम कितना है, 14 डेज। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन दोनों के लिए निर्वाचित हो गया है, तो आपको ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल के लिए नियुक्त कर दिया गया है, तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 60 दिन एब्सेंट रह गया है बिना सूचना के हाउस में, तो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अपना त्याग पत्र दे देगा तो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यहां तक की बात अपने कल कंप्लीट कर ली थी। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 102, 103, 104 और 105। छोटे छोटे आर्टिकल हैं, तो कोई ज्यादा बड़े आर्टिकल नहीं है। पहली है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। सांसदों की अयोग्यताएं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। ठीक है, अब देखो रे कौन कौन सी होती हैं, मेनली 3-4 बता रहा हूँ, बाकी होती बहुत हैं, लेकिन आपको 3-4 बता देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति निर्वाचित होकर आया, निर्वाचित होने के बाद में उसे कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया है, या खुद को उसने दिवालिया घोषित कर दिया है। दिवालिया 2 तरीके से होता है व्यक्ति, एक तो कोर्ट में घोषित हो जाए, ठीक है, एक वो अपने अखबार में कोई प्रकाशन करवा दे। हाई पहले तो मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटरी बनवाएगा, नोटरी बनवा के उसमें अखबार में प्रकाशित कर दे तो वो दिवालिया हो जाएगा। अर्थात उसका अर्थ ही होता है कि भाई मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ठीक है, जब व्यक्ति को ज्यादा कर्जा हो जाता है तो दिवालिया घोषित हो जाते हैं। उसके दौरान क्या होता है, उनको 6 महीने की सजा होती है, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 2 साल। 2 साल में बाहर आ जाइए, आपको पैसे मांगने वाले आपसे पैसे नहीं मांग सकते, या जिंदगी में दोबारा किसी से पैसे ले लेगा तो पैसे ले तो लेगा, लेने की अथॉरिटी अगली चीज समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसमें एक ही काम होता है, वो 2 काम नहीं कर सकता, अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, और दूसरा चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, यदि चुनाव लड़ा हुआ पहले से किसी चीज का मेंबर है तो वहां से क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, कुछ विधि के अनुसार कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, विधि यानी लो।
ठीक है, अब लोग के अनुसार क्या होती है, संसद बार बार बदलाव करती रहती है। अभी बदलाव है 2 साल का। यदि कोई मेंबर है और उसको किसी किसी में भी 2 साल की सजा हो गई है, किसी भी केस में 2 साल या 2 साल से अधिक, मैं जहां 2 साल बोल रहा हूँ वहां ऊपर वाली सारी लागू हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम कितनी है, 2 ईयर। यदि किसी भी एमएलए एमपी को 2 ईयर की क्या हो गई है, सजा हो गई है, तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जब तक उसका हायर जो कोर्ट है उसको रोक ना दे। ये चीज ध्यान रखना। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की क्या किया, खारिज खारिज कर दी, क्योंकि 2 साल से ऊपर की सजा सुनाई, 2 साल की सुनाई थी उनको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी, उसके ऊपर रोक लगा दी। जब तक हायर कोर्ट रोक नहीं लगाएगा मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा विकृचित हो जाए रे। विकृचित का अर्थ ये होता है, तो जानता है तुम में से क्या होता है, कोई व्यक्ति नशे के दौरान कार्य करता हो, नशे के दौरान। ठीक है, आपने यदि थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज है, अपन जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में एक लाइन लिखी जाती है अपने एग्रीमेंट के नीचे, आप कोई भी एग्रीमेंट करवाते हो कि मैं मेरे होशो हवास में ये चीजें लिख रहा हूँ, या आप बयान देते हो तो ये चीजें लिखाई जाती हैं कि मैं भाई ना कोई नशा कर रखा है, ना और कुछ है, ना मेरे को बहलाया गया है, ना मेरे को फुसलाया गया है। ठीक है, तो सेम बातें यहाँ होती हैं कि किसी को, किसी व्यक्ति को या किसी मेंबर को सुप्रीम, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी कोर्ट ने विकृचित घोषित कर दिया हो कि ये व्यक्ति नशे के दौरान ही कार्य कर सकता है, इसके अलावा ये कार्य नहीं कर सकता, उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी कुछ रूल रेगुलेशन है। अयोग्यताओं के हैं बहुत जो मेनली आपको आते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 102 में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है एमपीज की। ठीक है, वो कार्य जो ये नहीं कर सकते, यदि ये करते हैं अपने कार्यकाल के दौरान, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो नौकरी में भी ऐसा ही होता है रे, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं होता कि आपने नौकरी में लग गए हो तो आप पेटेंट हो गए हो ना, सरकार जब चाहे तब लात मार सकती है। इस चीज की ध्यान रखना आप हमेशा। खासकर 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना आपका, उसमें तो सबसे खतरनाक काम है, यदि इस प्रोबेशन पीरियड में गलती से भी रेड लाइन आ गई तो गए। रेड लाइन का अर्थ ये नहीं होता कि आप वहां ऐसे ऐसे कोई लिकोली किए जाते हैं ना, कोई अधिकारी आया, अधिकारी नीचे नोट लगा के चला जाता है रेड पेन से, उसे कहते हैं रेड लाइन। ठीक है, और एक बार लग गई यदि प्रोबेशन पीरियड में, आप नौकरी पूरी नहीं कर सकते, ये लिख के मान लो मेरे से आप वो प्रोबेशन पीरियड में निकाल देंगे पहले ही। ठीक है, इसीलिए जहां प्रोबेशन पीरियड ज्यादा लंबे होते हैं वहां बहुत बच के कार्य करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि कोई भी अधिकारी आया, जैसे अभी आपको एक राजस्थान की घटना बता दूं, एक ऐसा ही था, रुतबे में ऐसा ही लग गया, 2 दोस्त थे उसके, वो ड्रग्स का काम कर रहे थे, यहाँ की अजमेर ब्यावर की बात है, ऑन ड्यूटी था, ट्रेनी था, ये ट्रेनिंग कर रहा था अपनी। ठीक है, हुआ क्या, उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं किसकी तरफदारी कर रहा हूँ, उसने जो ड्रग्स वाले केस की तरफदारी की, सामने डीएसपी साहब बैठे थे जिनसे वो उनकी उनकी सिफारिश करने गया था, सिफारिश तो करने गया था उनकी, और उसको टर्मिनेशन कर दिया डीएसपी साहब ने। होता क्या है, डीएसपी और एसपी के पास जब वो ट्रेनी होते हैं, उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करने के सीधे पावर होते हैं, लेकिन यदि वो ऑन ड्यूटी हो जाए प्रोबेशन पीरियड के बाद, उनको फिर सरकार कर सकती है, डीएसपी या एसपी नहीं कर सकते। तो इन चीजों का ध्यान रखना जब यदि नौकरी लग जाओ तो सांसदों की क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। अब देखो होगा क्या, 103 ये कहता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का अंतिम निर्णय है ना, वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पर, निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की सलाह पे करेगा। तो जो अयोग्यताएं हैं इनका अंतिम निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति, और वो भी किसकी सलाह पर रे, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। निर्वाचन आयोग की सलाह के ऊपर राष्ट्रपति किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ध्यान रखना, डिस्क्वालीफाई करने वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और उसमें होता क्या है, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन मिलेगा कि किसी भी एमपी या एमएलए को एमएलए को यहाँ राज्यपाल करेगा, ठीक है, किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन मिलेगा राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन आपको ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ पेपर बनाने वाला हो तो वो लिखेगा राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति के द्वारा ऑन द बेसिस एडवाइज इन इलेक्शन कमीशन। तो ये चीज ध्यान रखना कि एडवाइज किसकी चलेगी यहाँ, इलेक्शन कमीशन की, और अंतिम निर्णय किसका होगा, आपका
प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का, ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं, अकेला राष्ट्रपति इस चीज का निर्णय नहीं ले सकता है। आर्टिकल नंबर 104 कि कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, कोई भी व्यक्ति किसी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन यदि वो सदन की कार्रवाई में भाग ले ले, प्रोसेसिंग ऑफ हाउस में प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रतिदिन 500 रुपए पेनल्टी लगती है। ठीक है, कोई व्यक्ति मेंबर नहीं है ना राज्यसभा का ना लोकसभा का, लेकिन वो क्या हो गया है, जो प्रोसेसिंग चल रही थी, कार्यविधि चल रही थी, उसमें क्या हो गया है, प्रेजेंट हो गया है। तो प्रेजेंट हो गया है तो नॉर्मल व्यक्ति को वहां कितने रुपए पेनल्टी लगती है रे, 500 रुपए प्रतिदिन। ये पेनल्टी का क्या है, आपका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 105, ठीक है, जो एमपी होते हैं ना, सारी पावर उनको यहीं से मिलती है आर्टिकल 105 से। अब मैं यहाँ 3 नाम लिख रहा हूं, सदन, संसदीय कमेटी या समितियां, इसके अलावा सांसद, इन तीनों के विशेषाधिकार, प्रिविलेजेज हाउस, पार्लियामेंट कमेटी एंड एमपीज, ठीक है, हर किसी के प्रिविलेजेज है रे। होता क्या है प्रिविलेजेज, वो सुन लो। सदन क्या होता है, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाता है, ये सदन की पावर है। लोकसभा अपने रूल खुद बनाएगा, राज्यसभा अपने रूल खुद बनाएगी, ठीक है। सदन के पास एक पावर और होती है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास एक पावर है, किस पूरे भारत में कहीं भी कोई केस चल रहा है, ठीक है, अपराध सिद्धि हुई हो या नहीं हुई हो, कोई बात नहीं है, उस पूरी केस की फाइल सदन खुद मंगवा सकता है। ठीक है, सदन को ये लग रहा है कि यहाँ की पुलिस है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो वो खुद जांच बिठवा सकता है। ठीक है, ये 2 पावर हो गई। इसके अलावा सदन में यदि कोई व्यक्ति प्रेजेंट है, चाहे वो एमपी हो या ना हो, उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती विदाउट परमिशन स्पीकर या चेयरमैन। यदि स्पीकर या चेयरमैन ने परमिशन दे दी है तब तो उसे गिरफ्तार कर सकती है, इसके अलावा उन्हें डायरेक्ट गिरफ्तार करने की अथॉरिटी नहीं है। ये किसके प्रिविलेजेज हैं, संसद के प्रिविलेजेज हैं। कमेटियों के भी ऐसे ही हैं। ठीक है, दूसरा, पहले क्या हुआ करता था, इंदिरा गांधी ने एक रोक लगा दी थी रे, कि सदन की कार्रवाई में कौन व्यक्ति क्या बोलता है, सदन की कार्रवाई में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आप प्रकाशित नहीं कर सकते, अखबार में नहीं निकाल सकते, आप चैनल के ऊपर चला नहीं सकते। लेकिन 44 अमेंडमेंट के बाद एक बदलाव किया गया। 44 अमेंडमेंट में यह कह दिया गया कि जो नॉर्मल, जो साधारण कार्यविधि है, उसको आप प्रकाशित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुप्त बैठक बुलाई हुई है, गुप्त बैठक की बात किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आप गुप्त बैठक में जो बातें बोली जा रही हैं उसको आप बाहर ना तो प्रकाशित कर सकते हो और ना क्या कर सकते हो रे, अखबार में दे सकते हो या चैनल के ऊपर दिखा सकते हो। इसके अलावा यदि किसी सांसद ने कोई भाषण दे दिया है, ठीक है, और उस भाषण में वो कुछ भी बोल गया, कुछ भी गार्ड थे वो, चाहे गाली निकाल जाए, ठीक है, आप उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये सदन की गरिमाएं हैं, ये सदन के प्रिविलेजेस हैं। सांसदों के प्रिविलेजेस मैंने आपको बता रखे हैं लगभग। तो वेतन बीते बातें मिलते हैं, ये इनके प्रिविलेजेस नहीं होते, सबको मिलते हैं। 40 दिन पहले 40 दिन बाद सत्ता चल रहा हो, उसमें आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, सिविल मामलों में किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। ठीक है, मंत्री है, कैबिनेट में बैठा है, तब तो यदि कैबिनेट वहां की है तो प्रधानमंत्री की अनुमति चाहिए, और यदि कैबिनेट यहाँ की है तो आपको राज्यपाल की मुख्यमंत्री की अनुमति चाहिए। ये उसके प्रिविलेजेज हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं प्रिविलेज लिखाऊंगा नहीं रे, एक भी नहीं लिखवाऊंगा, अभी बता देता हूँ। आपको इतना याद रखना है कि सदन हाउस, जो पार्लियामेंट कमेटी होती है वो, एंड जो एमपीज होते हैं, उनके प्रिविलेज कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से आर्टिकल में आते हैं, 105 में। 106 में आते हैं सांसदों के वेतन एंड भत्ते, कि सांसदों को कितने पेमेंट दिया जाएगा और कितना क्या नहीं दिया जाएगा। तो इसके जो वेतन और भत्ते हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं, पेमेंट एंड अलाउंस। ठीक है, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलता। ठीक है, आज के दिन एक एमपी को कितने रुपए मिलते हैं, एक एमपी को कितने रुपए मिलता है आज के दिन,
अरे तुक्का ही मार दो, तुक्का ही मार दो। अलाउंस अलाउंस जोड़ के सारा कितना पेमेंट मिलता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। इसके अलावा रहने के लिए एक क्वार्टर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाउस बने हुए होते हैं। आप कभी दिल्ली गया कोई तुम में से? दिल्ली कौन घूम घूम के आया है? गए हो? दिल्ली में कभी सीधे धौला कुआं सीधे वाली रोड पकड़ी है आपने? आपको हाउस मिले हुए मिले, धौलपुर हाउस, यूपी हाउस, उत्तराखंड हाउस, कभी इधर गए हो? वीआईपी एरिया में एंटर हुए हो? कभी इस बार जाना हो ना रे, तो सीधा धौला कुआं से सीधे जाना, ठीक है। यदि कैब बुक करो तो उसको कहते ना भाई वीआईपी रास्ते से लेके चलो मैं, है ना, तो सेकंड बत्ती से आपको अंदर अंदर एंटर कराएगा। जो ही आप अंदर एंटर होगे तो आपको हर स्टेट के हाउस मिल जाएंगे। यदि बड़े स्टेट है तो आपको हाउस कितने मिलेंगे? 2। यदि छोटे स्टेट हैं तो आपको हाउस मिलेंगे उनके 1, ठीक है। उस हाउस में यदि आपके पास पास है, ठीक है, पास आपको उस स्टेट का एमपी या एमएलए लिख के देगा, ठीक है। या चाहे एमपी एमएलए नहीं हो, वहां की जानकारी से आपके यदि उसके अंदर एंट्री हो जाती है तो वहां एक किचन चलती है, ठीक है। उस स्टेट में जैसा खाना मिलता है, ध्यान रखना मैं जो बात बोल रहा हूँ, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में खाना कैसा है, एक्चुअल जो अपन खाते हैं वो राजस्थान में खाना नहीं खाते हैं अपन, ठीक है। बाजरे की रोटी भी, केर सांगरी की सब्जी भी, ये जो जितने भी चूरमे दाल बाटी होते हैं ना, वो आपको सारे वहां मिलेंगे। यदि आप गुजरात में जा रहे हो, गुजरात वाले हाउस में घुस गए हो, ठीक है, तो आपको सारी सब्जियां मीठी मिलेंगी, क्योंकि वहां तो चीनी डालने का काम ही मेन काम है, चाहे सब्जी किसी चीज की हो, ठीक है। आपको वहां गुड़ मिलेगा साथ में, तो आपको वहां ये चीजें फिक्स है कि ये मिलेंगी। उसमें आप जैसे मान लो नॉर्मल बाहर यदि वही खाना खाओगे तो 300-400 रुपये लगेंगे, आपका वहां काम 50 रुपए में हो जाना है, और फुल वीआईपी खाना मिलता है। तो कभी जाना हो तो जाके जरूर आना उस साइड में, कोई रोकता नहीं है। हाँ, किसी एम्बेसी में मत घुसना, नहीं पुलिस वाले गोली मार देंगे, ये बात पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एम्बेसी में आपको जाने की अथॉरिटी नहीं होती हर किसी को। हाँ, तो ये आपके आर्टिकल है, ठीक है। इसके बाद में आएगा बहुमत मेजोरिटी, ठीक है। समझा दो पहले या साथ लिखोगे? पहले यहां तक लिख दो, नहीं ऊपर से जाएगा तुम्हारे फिर। आर्टिकल नंबर 102, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ रे, ये भी देखो डिस्क्वालिफिकेशन है। यदि कोई व्यक्ति भाई, हाँ, होता क्या है, एमपी और एमएलए कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक हो। अब वो एमपी एमएलए बन रहा था उस दिन तो भारत का नागरिक था, लेकिन बाद में उसने अपनी मर्जी से क्या कर ली हो, दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, तो ऑटोमेटिक भारत की जो मेंबरशिप है उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि वो भारत का नागरिक नहीं रहा तो फिर तो वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जानी है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। आपको पेंशन का प्रोविजन पता है? जैसे मान लो एक एमपी 7 बार एमपी बन गया है तो उसको 7 पेंशन मिलती हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। यदि कोई एमएलए 7 बार एमएलए बन गया तो 7 बार की पेंशन मिलेगी उसे। कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो 5 बार एमएलए और 7 बार सांसद हो गया तो 5 बार एमएलए की पेंशन लेगा, 7 बार सांसद की पेंशन लेगा। अरे वो क्या हो गया, पैन के लिए लड़ाई कर रहे हो? चुप चुप, लिख दिया। अरे एक लाइन तो लिखनी है, एक ही लाइन है यहाँ तो।
कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए या भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण कर ले, पद ग्रहण करने का अर्थ समझना रे एक बार, संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर। अब संसद कौन से पद तय करती है, जैसे मान लो महिला आयोग है, तो महिला आयोग का कोई ना कोई तो अध्यक्ष तो बनना ही है निर्वाचित राजनीतिक पार्टियों का, ठीक है। वो पदों को छोड़कर, जैसे नगर निगम में वो यहाँ महापौर बन गया है, मेयर बन गया है, तो ये समाप्त हो जाएगी क्योंकि ये इसके अधीन नहीं आती, ठीक है। वो संवैधानिक बॉडीज है, तो ये चीज ध्यान रखना। या वो कोई गवर्नमेंट नौकरी लग गया है तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, तो ये चीज ध्यान रख लेना आप। कल 9 बजे आ जाना, कल की टाइमिंग 9 बजे रहेगी। और ये चीज ध्यान रखना, कल जो नहीं आया वो पॉलिटी की क्लास लास्ट वाली जो 6-7 क्लास एक साथ होनी थी वो कल मिस कर जाएगा। बुधवार से आज शाम को सोच के आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स शुरू करूंगा या ज्योग्राफी। आर्टिकल नंबर 82 से लेकर और 1, 2, 3 तक बार बार रीडिंग लगाना, तब आर्टिकल सेट होंगे। ये आर्टिकल सर्वाधिक कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, आपको बता देता हूँ पहले ही। आर्टिकल नंबर 82 से लेकर 1, 2, 3 तक आपको आर्टिकल की बार बार रीडिंग लगानी है, तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा ये आर्टिकल 100% कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। क्योंकि पहले वाले आर्टिकल आपने बहुत बड़ा पढ़ लिए हैं, इसलिए आपको वो याद है, ये वाले आर्टिकल आपने नहीं पढ़े होंगे। लिख दिया रे। इससे ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन आपको पढ़नी हो तो पीडीएफ में लिखी हुई है, वहां से पढ़ लेना। आर्टिकल नंबर 103, राष्ट्रपति सांसदों की जो अयोग्यता का निर्णय है वो करता है किसकी सलाह पर रे, चुनाव आयोग की सलाह पर। और यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं है किसी भी सदन का और वो सदन की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसे 500 रुपये प्रतिदिन पेनल्टी देनी होगी। और 105, सांसदों, इनको ध्यान रखना रे, ये तीनों एक साथ हैं, मेंबर्स, कमेटी एंड सदन हाउस, इन तीनों के प्रिविलेजेस एक साथ एक ही आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल नंबर 105। अब देखो आप 90 आर्टिकल नंबर 101 से लेकर 106 तक है ना, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन, पद रिक्ति,
ठीक है, इनका निर्णय कौन करेगा, इनको क्या क्या वेतन भत्ते मिलेंगे, वो सारे एक साथ है। ठीक है, और सदन हाउस किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है, वो आर्टिकल शुरू होते हैं 82 से लेकर 100 के बीच के। इनको आप डिवाइजन करोगे तब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और अब 107 से आर्टिकल शुरू होंगे ना, वो 123 तक बिल वाले जाएंगे सारे के सारे, कि भाई कौन सी मांग कैसे कब पेश की जाती है, दो आर्टिकलों को छोड़कर 121, 122 और 123। 121 में आर्टिकल में ये आएगा कि जो सदन होता है या संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो न्यायालय के कार्यों में बीच में नहीं आएगी। और 122 बोलेगा कि न्यायालय कभी सदन के हाउस के बीच में नहीं आएगा। और 123 आपका आप पढ़ के आए हो, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करना। ये तीन को छोड़ दो, 120 तक आपके सेम ये कि ये चलेंगे। 120 में 120 में भी अलग ही है कि भाई सदन की जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो कौन सी होगी। तो मेनली दो लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। यदि स्पीकर और चेयरमैन चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, वो उनके पास ये अथॉरिटी होती है। कल वाली क्लास में दिमाग के सारे नट बोल्ट खोल के आना। बताऊं क्यों? कल जो मैं आते ही शुरू करूंगा ना, बिल के बाद वाली कहानी, कि बजट कैसे पेश होता है, बजट में क्या क्या होता है, बजट के बाद में मांग कौन कौन सी पेश की जाती हैं, विपक्ष क्या कार्य करता है, कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं, कौन कौन सी संसदीय कमेटियां होती हैं, ऐसे ऐसे नाम आएंगे। कई बार ये सोचोगे यार ये पढ़ा क्या रहा है। तो पूरे नट बोल्ट खोल के आना, पहले बोल रहा हूँ। कल वाली क्लास आपको बार बार रिपीट करनी पड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की, हाँ दूसरी बात बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट में मैच होगी। अब तक जितना पढ़ के आए हो आप राष्ट्रपति के लिए, सारा गवर्नर में मैच होगा। जितना मैंने प्रधानमंत्री के लिए पढ़ाया है, सारी बात मुख्यमंत्री में मैच हो जाएंगी। तो मेरे को तो पढ़ाने में जोर नहीं आने वाला अब ज्यादा। यदि आपको पीछे वाला याद है तो, यदि आपको पीछे वाला याद है तो आपको भी ज्यादा जोर नहीं वाला आने वाला। जहां मैं प्रधानमंत्री बोला करता था पहले, वहां मैं मुख्यमंत्री बोलना चालू कर दूंगा। और जहां मैं राष्ट्रपति बोला करता था, वहां मैं राज्यपाल बोलना चालू कर दूंगा। जहां मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, वहां मैं सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस करके क्या कर दूंगा, आपका हाई कोर्ट कर दूंगा। सेम कार्य होते हैं, क्षेत्र चेंज होते हैं बस। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में कार्य करता है, हाई कोर्ट एक अपने स्टेट में कार्य करता है, बस इतना चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। उसमें भी कोई सीनियर जो जज हो गया, वो रिटायर हो गया, उसको आप दोबारा लगा सकते हो। सेम प्रोविजन, सेम बातें आएंगी। लेकिन आपको ये पता, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से केस लड़ता है और हाई कोर्ट कौन से केस लड़ता है। कौन से केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कौन से केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ नहीं है। हाँ, लिख दिया यहां तक। एक आर्टिकल और लिखो, फिर आपको मेजोरिटी समझाता हूं। सिर्फ ऊपर वाली लाइन लिख दो, बाकी बाद में लिखेंगे। आर्टिकल नंबर 106, सांसदों के वेतन व भत्ते, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एमपीज। कोमा लगा देना रे दोनों के बीच में। सिर्फ आर्टिकल 106 लिख दो, इसके अलावा मत लिखना कुछ भी। समझाते हैं बाकी एक बार। अब जहां जहां मैंने आपको बहुमत लिखाए थे ना, वो सारी बातें अब यहाँ आ जाएंगी एक साथ। कहा मैंने प्रभावी बहुमत लिखाया था, क्या मैंने जो जो सारी बातें हैं वो एक साथ यहाँ आ जाएंगी। लिख दिया। देखो रे, बहुमत मेजोरिटी, देखो रे, विभिन्न जो केसेस होते हैं, अलग अलग मामलों में अलग अलग बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में आपको यदि सारे कार्य करने हो तो आपको 4 टाइप की मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, जिनको मैं 4 भागों में एक बार बांट देता हूं। सबसे पहला बहुमत आता है साधारण बहुमत, नॉर्मल मेजोरिटी। दूसरा आता है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। और तीसरा आता है आपका पूर्ण बहुमत, कंप्लीट मेजोरिटी। और चौथा आता है विशेष बहुमत,
स्पेसिफिक मेजोरिटी। इसमें प्रोविजन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन प्रोविजन आते हैं। आपको तीन मैं ही पढ़ा रहा हूं, बाकी आपको कहीं तीन लिखे हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीनों ही क्लोज थोड़े से अलग अलग है। कैसे? साधारण बहुमत। आपको एक बात बताऊं, साधारण बहुमत होता क्या है? आप पूरे क्लास में जितने अभी बैठे हो, आपके एडमिशन कितने एक बार भूल जाओ, आप जितने बैठे हो उसका 50% प्लस 1, ये आपकी नॉर्मल मेजोरिटी है। जितने आप बैठे हो, जितने उस दिन आप उपस्थित हो, उनका 50% कीजिए, उनमें से एक जोड़ दीजिए, आपकी मेजोरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, सदन की जितनी भी क्रियाविधि चलती है, सदन की नॉर्मल सदन की जितनी भी क्रियाविधि चलती है, उनमें साधारण बहुमत चाहिए होता है। सब में क्या चाहिए आपको? साधारण बहुमत। प्रभावी बहुमत में क्या होता है कि तत्कालीन सदस्य, देन मेंबर्स, इसकी इंग्लिश है ना वो बहुत बढ़िया है, आप इसकी इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान रखना। देन मेंबर्स का अर्थ हो गया तब कितने थे। देन का अर्थ क्या होता है? तब, यानी कितने थे। अब देखो एक बार, तत्कालीन का अर्थ होता है कि जितनी सीटें खाली हैं वो तो छोड़ दो। ठीक है। अब यदि आपको तत्कालीन सदस्य का फॉर्मूला निकाल लो, तो कुल सदस्य और जितने सीटें क्या है खाली हैं उनको घटा दो। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि लोकसभा में कितनी मेजोरिटी है आज के दिन भाई, कुल सीटें कितनी है? 543। ये मान लेते हैं कि भाई 6 सीटें खाली चल रही हैं वर्तमान में, तो आपका तत्कालीन में सदस्य कितने हो जाएंगे? 537। ठीक है। अर्थात आपके जो देन मेंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 537। इनका 2/3 क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी बहुमत। तो मैं जब भी आपको तत्कालीन सदस्य बोलूं, या जहां पढ़ के आए हो अब तक, ठीक है, वहां का अर्थ क्या हो जाएगा कि जितने मेंबर आज के दिन निर्वाचित हैं, ठीक है, सीटों खाली को छोड़कर, उनका 2/3 अर्थात 537 का 2/3। कईयों के तो दिमाग में क्या होता है, रे बोलो सर ने 537 होता है अर्थात सबसे कम 537 ही होंगे। नहीं रे, क्या पता 10 सीटें खाली हो जाए, क्या पता 2 ही सीटें खाली रहे, क्या पता एक ही रहे। जितनी खाली रहे उनको घटा दो, जितने बच गए उनका 2/3 क्या कहलाएगा? आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाएगी। पूर्ण बहुमत में अर्थ होता है रे कि जितनी सीटें हैं ना, जितनी सीटें हैं उनका 50%, जितनी सीटें हैं उनका 50%। तो आज के दिन लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 545। आधा करोड़ कितना हो जाएगा रे? आधा करोड़ कितना होगा? 122। ठीक है। अर्थात आपका पूर्ण बहुमत कितना है? 123। ठीक है। और इसमें कितनी सीटें हैं अभी? 545। तो इनका कितना हो जाएगा? 272। ये मेजोरिटी बताऊं आपको कम कब आती है? सरकार बनाने के लिए। ये सरकार बनाने में काम आती है ये वाली, इसके अलावा कोई सरकार बनाने में काम नहीं आती। ये सारी क्रियाविधि में काम आती है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये क्रियाविधि जो प्रोसेस चलती है सदन के हाउसेस की, जो प्रोसेसिंग चलती है वहां काम आती है। और ये जो आपकी कंप्लीट मेजोरिटी है, ठीक है, आप यदि थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हो तो मिलता है, आती है ना न्यूज, जैसे आज से पहले आया करती थी कि बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत। ठीक है। तो पूर्ण बहुमत का अर्थ कितना होता है? 272, कि भाई जिस पार्टी को 272 सीटें मिल जाएंगी उसके पास लोकसभा सदन का उसका पूरा बहुमत है। ठीक है। विशेष बहुमत में क्या होता है? अरे देखो, इसके 3-4 प्रोविजन अलग अलग है। पहला प्रोविजन, कुल सदस्यों का बहुमत। पहला क्लोज। सेकंड क्लोज, जितने उपस्थित हैं उनका 2/3। यहां 2-3 बातें पूरी करनी पड़ती हैं विशेष में। पहला क्या पूरा करना है आपको? जितने कुल सदस्य हैं, कितने हैं कुल सदस्य? 545। मैं लोकसभा की बात कर लेता हूं, तो यहाँ टोटल मेजोरिटी कितनी है? 272। पहले तो ये पूरी कीजिए, ये देन पूरी हो जाए। अब जितने उपस्थित हैं उनका कितना लेके आइए? 2/3। ठीक है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां आपको डबल मेजोरिटी पास करवानी पड़ती है। पहला कंप्लीट बहुमत पास करवाइए, वो पास हो गया है, वो सरकार होती है तो वो पास ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें तो कोई बड़ी लफड़ा नहीं है। ठीक है। उसके बाद में जितने उपस्थित हैं उनका कितना लेके आइए? 2/3। ठीक है। इसके बाद में कईयों में क्या होता है कि दोनों सदनों में 2/3 चाहिए,
एक कार्य मैं आपको पहले पढ़ा के आया था, बताओ कौन सा है, कि जहां लोकसभा में भी 2/3 चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 चाहिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, उसके लिए आपको दोनों के लिए क्या चाहिए रे, 2/3 चाहिए। ठीक है। और एक कार्य मैं आपको ऐसा पढ़ा के आया था जिसमें राज्यसभा में 2/3 चाहिए, लेकिन अगले में चाहे साधारण बहुमत से पार हो जाए। या एक कार्य मैं आपको ऐसा पढ़ा के आया था जो सिर्फ ही सिर्फ राज्यसभा में पेश होता है, राज्यसभा ही काम करती है, इसके अलावा लोकसभा में उस बिल को ले जाना जरूरी नहीं है। राज्यों के विषय के ऊपर कानून पास करवाने के लिए जो बिल पेश किया जाता है, ठीक है, वो केवल और केवल कहां पेश होता है, राज्यसभा में। या किसी अखिल सेवा का सर्जन करना है, नई सेवा लेके आनी है आईएएस आईपीएस और आईएफएस के अलावा, ठीक है, तो वो बिल कहां जाता है, राज्यसभा में। राज्यसभा ही उसे पास करेगी, कितनी मेजोरिटी से रे, 2/3 से। उसे लोकसभा में पेश करना जरूरी नहीं होता। ये आपकी तीसरी कंडीशन है कि बिल केवल और केवल कहां पेश हो रहे, राज्यसभा में। और यहां बिल कहां पेश होगा, दोनों सदनों में। ये तीन स्पेसिफिक मेजोरिटी होती हैं। पहले वाली साधारण बहुमत, अब मैं बताऊं साधारण बहुमत कहां कहां काम आता है आपको। पहला, जितने भी धन विधेयक है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। पहली बात खोपड़ी में आज ये फिट कर लेना, क्योंकि कल से मैं जब ये बात बोलूंगा ना तो आपको समझ में आना चाहिए आपके हिसाब से क्या होता है वित्त यानी पैसा और धन यानी पैसा, है ना। है तो पैसा ही, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। धन वाले में सिर्फ धन की बात होगी, वित्त वाले में धन के साथ कुछ अलग क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये दोनों बिल अलग अलग बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसके अलावा कोई भी साधारण विधेयक जो नॉर्मल जो ऑर्डिनेंस होते हैं, उनको पास करवाने के लिए सदैव क्या चाहिए होता है आपको, ये चाहिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव और उपसभापति के चुनाव साधारण बहुमत से होते हैं। मैं चुनाव बोल रहा हूं, अठाने की प्रोसेस नहीं बोल रहा हूं। अठाने की प्रोसेस सारी उस साइड जाएंगी, ठीक है। इनको जो इनके चुनाव की प्रक्रिया है वो सारी की सारी नॉर्मल से चलती है। इसके अलावा फाइनेंशियल आपातकाल लगाना है, नॉर्मल मेजोरिटी से लग जाएगा। इसके अलावा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, नॉर्मल मेजोरिटी से लग जाएगा। ये सारे के सारे नॉर्मल में काम आते हैं। पर बहु बहुमत में बताओ कौन कौन से काम आते हैं, जो मैं आपको लिखवा के आया हूं। इफेक्टिव वाले बताओ, वो विशेष वाले बताओ, स्पेसिफिक मेजोरिटी में कौन कौन से लिखवा के आया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबको हटाने के प्रोविजन सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। संशोधन करना है, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, अमेंडमेंट, इसमें एक इसमें सोच लो, प्रभावी में आता है। अमेंडमेंट कहाँ था आपका, प्रभावी में आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से क्लोज में कहाँ काम आते हैं। देखो मैं बताऊं, जो आपके क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कौन सा आएगा, राष्ट्रपति को उठाने में कौन सा बहुमत चाहिए, उपराष्ट्रपति को उठाने में कौन सा चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को उठाने में, उपाध्यक्ष को उठाने में, उपसभापति को उठाने में, उनके चुनाव में। इसके अलावा आपको एक बात और बताऊं रे, जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी सारे यहाँ आ जाएंगे। सीएजी को उठाना है, यहाँ आ जाएगा। चुनाव आयुक्त को हटाना है, यहाँ आ जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, यहाँ आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इनकी सिद्ध याद रखना, प्रभावी बहुमत में सारे के सारे जितने भी संवैधानिक बॉडीज हैं उनके मेंबर या उनका अध्यक्ष को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए रे, प्रभावी बहुमत चाहिए। चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, और चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो। इसके अलावा जितने भी बच गए वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, विशेष में चले जाएंगे, ठीक है। यदि ये तीन भागों में आपको याद रहे तो ठीक है,
मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यदि ये 3 भागों में ऐसे याद रहे तो ठीक है, नहीं ऐसे याद कर लेना कि कौन से बहुमत विशेष में आते हैं, कौन से प्रभावी में आते हैं और कौन से साधारण में आते हैं। ठीक है, ये बिल में कोई बिल नहीं आता है, ये सरकार बनाने के काम आता है पूर्ण बहुमत मेजोरिटी। ठीक है, ये राज्यसभा की मेजोरिटी आपको कोई पूछ ले कि राज्यसभा की मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत कितना है, तो 123 है, और इसका कितना है, अरे 272 है। पहला ऑप्शन आपको 545 मिलेगा, दूसरा 245 मिलेगा, ऐसे इनमें कंफ्यूजन मत होना। आज के दिन ये कितना है, अरे 543 है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना कि टोटल सीटों की बात नहीं कर रहा है, कंप्लीट मेजोरिटी की बात कर रहा है, और मेजोरिटी के लिए जितनी सीटें होती हैं उनका 50% प्लस 1। ठीक है, तो लिखना शुरू करो। साधारण बहुमत, पहले हेडिंग लगा दो बहुमत। अरे विशेष है ना, ये विशेष एक टॉपिक है स्पेसिफिक, इसमें बहुमत मेजोरिटी एक टॉपिक है। ये नहीं कि मैं पहले विशेष बहुमत पढ़ा रहा हूँ ना, आप ये विशेषता मत लिखो, हेडिंग लगा दो बहुमत मेजोरिटी। 4 टाइप के बहुमत होते हैं। पहला है साधारण बहुमत, सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसके 2-3 नाम है, साधारण बहुमत, कार्यात्मक बहुमत या कामकाजी बहुमत। सदन की जो कार्रवाई चलती है ना, उसमें सबसे ज्यादा मैन जो बहुमत यदि काम आता है तो वो कौन सा आता है, साधारण आता है, कि जितने मेंबर उपस्थित है उनका 50% प्लस 1। देखो दो दो लाइन जुड़ी हुई है, एक चीज और ध्यान रखना एक बार, हाँ थोड़ी सी एक बात और समझा दूं आपको। उपस्थित और मतदान, कई क्या होते हैं, अपने को अपना नाम मतदान से खींच लेते हैं। देखो बताऊं, सरकार में बिल पास करवाने के 2-3 तरीके फंडे हैं। मान लो कोई पार्टी ऐसी है जो बीजेपी का फेवर तो नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती। बीजेपी वालों ने या एनडीए ने उनसे बात की, ठीक है, तो बोले कि देखो हम आपके पक्ष में वोटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें मतदान का विरोध कर देंगे। मतदान का विरोध अर्थात कि हम मतदान में भाग ही नहीं लेंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो आज के दिन प्रेजेंट कितने मेंबर हैं, 350 हुए। ठीक है, अब इसकी मेजोरिटी कितनी हो जाएगी, 150 और 175 हो गई। कितनी हो गई, 175 हो रही है, 176 हो जाएगी, 176 हो गई। अब बीजेपी को लग रहा है कि यार 176 आज हमारे मेंबर इतने आए नहीं, हम पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लो अब्सेंट हो गए ना, तो यहाँ माने नहीं जाएंगे, वो अब्सेंट हो गया वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं कि मान लो किसी पार्टी के पास 30 सीटें हैं, कितनी सीटें अरे 30, उसने अवॉइड कर दिया कि मैं मतदान में भाग ही नहीं लूंगा, अर्थात मतदान करने वाले अब कितने बचे रहे, 320, अर्थात अब आपको सीटें कितनी चाहिए, 161। ध्यान रखना, ये बिल पास करवाने का सबसे बेहतरीन फंडा है सरकारों के द्वारा। इसीलिए मैंने यहाँ दोनों नाम लिखे हैं, उपस्थित व मतदान करने वाले। स्पीड बढ़ाओ रे हाथ की। एक बिल पास करने के लिए कितनी रीडिंग होती है, किसी बिल को पास करवाना तो रीडिंग कितनी होती है, कितनी रीडिंग कंप्लीट की जाती है। मैं पढ़ा के आ गया, मैं पढ़ाया आपको, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं ये पढ़ा के आया था कौन सी क्लास में, चौथी या 5वीं क्लास में। कितनी रीडिंग होती हैं, 3 होती हैं। मैंने आपको संविधान सभा के द्वारा जब संविधान बनाया गया था तो 3 रीडिंग पढ़ाई थी, प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन एंड तृतीय पाठन। सेम बात आपको यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ भी रीडिंग 3 होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। किसी भी बिल को पास करवाने के लिए 3 रीडिंग होंगी। यदि लोकसभा में बिल पहले पेश हुआ तो लोकसभा 3 रीडिंग कंप्लीट करेगी, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी सेम प्रोसेस अपनाएगी।
पहले फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग और फिर थर्ड रीडिंग। ठीक है, यदि उन्होंने कोई संशोधन कर दिया है तो वो बिल वापस कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। ठीक है, और लोकसभा में सेम प्रोसेस वापस गुजरेगी और फिर जाके वो बिल पास होगा। ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी बिल को पास करवाने के लिए, मैंने उस टाइम पे भी एक बात कही थी कि सेम प्रोसेस आज भी भारत में काम में ली जाती है। किसी भी बिल को, कोई बिल एक्ट कब बनेगा, जब उसकी संविधान संसद में कितनी रीडिंग होंगी, 3 रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड और रीडिंग थर्ड। जो सबसे खतरनाक रीडिंग है इसकी वो सेकंड वाली है। सबसे खतरनाक जो रीडिंग होती है वो कौन सी होती है, सेकंड वाली होती है। फर्स्ट रीडिंग में तो सिर्फ नॉर्मल, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैं आपको कल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री और राज्यपाल पढ़ाऊंगा, ये आपको बोल रहा हूँ, ये पहली रीडिंग मान लो आप। ठीक है, अब क्या होगा, अपन पढ़ाने लगेंगे, मैं समझाऊंगा, मैं अब बार बार आपको समझा रहा हूँ, हर बात पे चर्चा कर रहे हैं अपन, आर्टिकल, सारे आर्टिकल, क्रम वाइज आर्टिकलों पे चर्चा कर रहे हैं। ये आपकी कौन सी रीडिंग ला रही है, सेकंड रीडिंग। अब आप जब लिख रहे हो तब मैं स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ कि कोई शब्द गलत लिख दिया गया है या ग्रामेटिकल प्रोग्राम है, उसको मैं सही कर रहा हूँ, वो कौन सी रीडिंग होती है, आपकी थर्ड रीडिंग होती है। इस तरीके से 3 रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग के 3 पार्ट होते हैं, उनकी अभी मैं चर्चा करूंगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। लिखो, लिख दिया ये। ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, अनुच्छेद 100 के अनुसार साधारण बहुमत संसद में प्रश्नों का निर्धारण करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित एक सामान्य नियम है। ध्यान रखना, जो साधारण नियम है या जो संसद की क्रियाविधि चलती है उसका जो नियम का अनुच्छेद है वो कौन सा है, आपका आर्टिकल 100 है। याद रहे तो ठीक है, ना ही कोई आपको इतनी डिटेल से नहीं आएगा। अब कहाँ कहाँ साधारण बहुमत काम आता है, वो एग्जाम्पल, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयकों को पारित करवाना। ये अभी जो ये प्रस्ताव है ना, एक बार तो इनको आप याद रख लो कि कौन से प्रस्ताव है, ये कल सारे आएंगे, इनके मैं कल सब बताऊंगा, कौन सा स्थगन होता है, कौन सा अविश्वास होता है, कौन सा विश्वास होता है, कौन सा निंदा होता है, कौन सा धन्यवाद प्रस्ताव होता है, सबकी बात करूंगा कल इनकी। ठीक है, और लोकसभा में उपराष्ट्रपति को उठाने के लिए भी कौन सा बहुमत चाहिए होता है, राज्यसभा में 2/3 चाहिए, लेकिन यहाँ कौन सा बिल चाहिए आपको, नॉर्मल। तो ये हो गए आपके 3 एग्जाम्पल, आगे और भी हैं, लिखो आप यहाँ तक। बुधवार से अपन नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तुम में से ऐसा कौन है जिन्होंने कोचिंग लाइन में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है? यानी तुम लोग बाकी धज्जियां उड़ाओगे सारे के सारे। और ऐसा कौन है जिसके 11th 12th में या उसने बीकॉम किया है?
11 ट्वेल्थ में कॉमर्स थी या बीकॉम किया है? लिख दिया। देखो रे, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सहयोग करती 356, वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा 360, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव 93, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का चुनाव 93। हैं 89। ये वो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है। आर्टिकल नंबर 89, राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए कि बार बार सरकार क्या लगा रही है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा रही है, तो आपको उसको सिंपल मेजोरिटी से देखो, ध्यान रखना, लगाया नहीं है मैंने कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल। एक जगह राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूं, दूसरी जगह वित्तीय आपातकाल लगा रहा हूं। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की अब तक मैंने बातें नहीं की है। उसको हटाने की भाई कोई सरकार बार बार लगा रही है, तो उसको आप लोकसभा में नॉर्मल मेजोरिटी के द्वारा क्या कर सकते हो, खारिज कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 352 लिखो। आपको आर्टिकल याद रहे बढ़िया बात है, ना रहे और भी बढ़िया बात है, लेकिन आपको वो आर्टिकल तो याद होने चाहिए जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आर्टिकल नंबर 90 में क्या है? आर्टिकल नंबर 90, हाँ भाई, आर्टिकल नंबर 90, 90 और 94 की बातें एक है, इतना ही नहीं देता हूँ, अब याद कर ले। आर्टिकल नंबर 90 एंड 94। आर्टिकल नंबर 90 है उपसभापति एंड सभापति का कार्यकाल एंड उसको हटाने की प्रक्रिया। और आर्टिकल नंबर 94 है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल व उसे हटाने की प्रक्रिया। पढ़ लिया करो रे। आर्टिकल नंबर 91, पढ़ागो ना तो करा, कौन पढ़ना ना, पढ़ना है को नहीं अपना आशा तू। आर्टिकल नंबर 91, चल तू तो आर्टिकल नंबर 97 बता दे। आर्टिकल नंबर 97, और कोई नहीं बोलेगा, जिसको पूछू वही बोलेगा। हाँ, तेरा क्या नाम है? ब्रजेश। आर्टिकल नंबर 97, आर्टिकल नंबर 97। हाँ ममता, आर्टिकल नंबर 97, आर्टिकल नंबर 97 दोनों किस चीज के वेतन भत्ते? वेरी गुड। पहली बात तो ये बड़ी बात है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी मीडियम में आंसर दे रहा है। आज आते ही सबसे पहले कल वाले आर्टिकल का रिवीजन नहीं करवाया था? 97, 98, 99 एंड 100 एंड 101 का कराया था कि नहीं कराया था? सुबह के खा के आई थी पता है? कौन खा के आई? रात में के खाए वो पतो है? वो तो पतो है के तन भी पतो है ना? बाद में वो आज आड़ो पर डैड हो गया मेरो। मैं ना
आपको वो सर्कस देखा हुआ है, सर्कस? कौन से वो ट्यूबलाइट फोड़ते हैं सर्कस में? वो देखो ट्यूबलाइट, तो वो बड़ी, पैसे तो पहले ट्यूबलाइट के तुमसे लूंगा। अरे कंटेंट, एक बात बताऊं, ये कंटेंट है ना आपको, ये मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अरे इससे ज्यादा दे रखा है। कईयों को तो ये नहीं पता चलता तुम लोगों को, और मैं एक्चुअल में ये कहानी कर सकता हूँ तुम लोग। और बताओ कि मैं आपको आर्टिकल नंबर लिखूंगा और आप मेरे को ये बता देना कि ये आर्टिकल कौन से भाग का है, ये नहीं बता पाओगे और तुम बोलो और बोल दो। प्रोविजन तो छोड़ो, प्रोविजन क्या लिखे हुए हैं उसमें, क्या नहीं लिखा हुआ, वो बात ही बात की बात है। मैं आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल में कंफ्यूजन कर सकता हूँ अभी 1 मिनट में, यहीं खड़ा खड़ा, और वो भी लगभग पूरी क्लास के। ये 356, 360, 93, 89, 352, ये जितने भी आर्टिकल अब तक आए हैं ये मैं आपको सारे पढ़वा चुका हूँ, लिखवा चुका। ये कोई नई कहानी नहीं लिखवा रहा हूं मैं अब तक आपको। मैंने पहले भी कहा था, पॉलिटी जब शुरू होगी, पॉलिटी मिड में आ जाएगी, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्रॉस कर जाएगी, उसके बाद में आर्टिकल रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, और वही हो रहा है अब। अब तो आगे तो और भी ज्यादा आर्टिकल रिपीट होंगे। देखो एक बार कल यहां तक लिख लाना, यहां तक मैंने समझा दिया, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रभावी बहुमत, इसका जो अर्थ है, जो इसका मेन निकलता है कि जो देन मेंबर्स है उनकी मेजोरिटी चाहिए आपको। देन मेंबर्स का अर्थ हो गया कि उस दिन कितने मेंबर सीटों के ऊपर है, चाहे वो उपस्थित हो चाहे वो अनुपस्थित हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो तत्कालीन सदस्य, कुल सदस्य, और उसमें क्या घटा दोगे आप, रिक्त स्थान घटा दोगे तो आपको देन मेंबर्स मिल जाएंगे। ये कहाँ कहाँ काम आता है? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को उठाना है, तत्कालीन बहुमत चाहिए आपको। राज्यसभा में उपसभापति को उठाना है, लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उठाना है। ये सारे उठाने के प्रोविजन मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के लिए, अब देखो पूर्ण बहुमत में क्या लिखा हुआ है, यहां देख लेना रे, कुल सदस्यों का बहुमत, चाहे भले ही सीटें खाली हो या वो अब्सेंट हो, सीट वैकेंट या अब्सेंट से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपके पास मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए रे? 272 होनी ही चाहिए। ठीक है, और विशेष बहुमत में पहला प्रोविजन ये है कि कुल सदस्यों का बहुमत, अर्थात ये वाली बात कंप्लीट होनी चाहिए, और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है, ये पहला प्रोविजन होगा। तो उसमें कहाँ कहाँ संविधान में संशोधन करना है ये चाहिए। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाने के लिए आर्टिकल 104, अब देखो आर्टिकल आ गया एक आगे का पहले ही, 124। ठीक है, ये काम आएगा। इसके अलावा जितने भी आपके संवैधानिक आयोग हैं, ये लाइन दोबारा रिपीट हो गई है पिछले वाले से। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रोविजन, इसके अलावा भारत का जो सीएजी है उसको हटाने का प्रोविजन, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रोविजन, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रोविजन, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। अब देखो रे, पहले आप राष्ट्रीय इमरजेंसी को रोक रहे थे, लगी हुई थी उसको हटा रहे थे, यहां लगा रहे हो, ये चीज ध्यान रख लेना। तो उसकी संसदीय स्वीकृति चाहिए आर्टिकल नंबर 352 से। ठीक है, इसके अलावा आपके जो 3 प्रोविजन है ये रहे आपके। विशेष बहुमत का सेकंड प्रोविजन कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए प्रत्येक सदन से आपको कितना बहुमत चाहिए रे? 2/3। पहले वाले में एक में 2/3, एक में आप साधारण से काम चला सकते हो, लेकिन यहां आपको दोनों में क्या चाहिए रे? 2/3 चाहिए। ठीक है, और थर्ड प्रोविजन है कि कुछ मामलों में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों, किसके? राज्यसभा में कितना बहुमत चाहिए? 2/3, उपस्थित का भी और मतदान करने वालों का, दोनों का। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मैं अभी आपको कहानी बता के आया था ना कि मान लो उपस्थित तो कितने हैं रे? 400, इनका 2/3 निकालो। ठीक है, अब 30 ने ये कह दिया कि हम तो मतदान करेंगे ही नहीं, हम तो मतदान करेंगे ही नहीं, तो मतदान वाले कितने बचे अब? 370।
ध्यान रखना, उपस्थित व मतदान करने वालों की संख्या लगभग लोकसभा में बदलती रहती है। ठीक है। और नई अखिल सेवाओं की मैं प्रोविजन आपको पढ़ा के आ गया हूं पहले ही, कि नई अखिल सेवाओं के भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए सिफारिश 312 से होती है, और राज्य सूची के लिए आर्टिकल 249। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल 9 बजे उपस्थित हो जाना। कल आपकी जो क्लास होगी जो मिनिमम 1 बजे तक होगी, अभी बोल देता हूं, मिनिमम 1 बजे तक। जब तक मैं राज्यपाल को टच ना कर दूंगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो 1 बजे चाहे वो 2 बजे। तो इतना ही प्रोविजन छोड़ूंगा आपके लिए, जो मंडे को और ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बुधवार से आपका नया टॉपिक या तो इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। ठीक है।